Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine today. In this video today we are going to discuss the part 2 topics for understanding data chapter, and the topics for today's video are measures of central tendency, mean, median and mode, and measures of variability, range and standard deviation. After watching the video, if you like this, you can share it and subscribe. And in case you think that there is some need of improvement, you can provide the feedback in the comment section. So let us start the video. So in the last topic, we have learned what are the different techniques of data related to the data, that is data processing, data collection and data storage. Now, whenever we need to process the data, जब भी हम अपने data को process करते हैं, that is convert it into a useful form, जिससे कि वो information में convert होता है. So for that purpose, we have statistical techniques. Data को process करने के लिए हमारे पास दो techniques रहती हैं. The first one is measures of central tendency and the second one is measures of variability. When we talk about the measures of central tendency, this means that a single value that gives us some idea about the data. कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमें डेटा के बारे में कोई भी सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करा रही है, दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी. अब कोई भी ऐसी सिंगल वैल्यू जो हमारे पास आती है, दैट कम्स फ्रॉम थ्री थिंग्स. वन इज द मीडियन, one is the mean, second is the median, and third is the mode. Now one by one we'll talk about them and we'll see how we can calculate these. सबसे पहली चीज है हमारे पास मीन. तो किसी भी डेटा का मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यूज. मीन हम जो भी कैलकुलेट करते हैं वो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज. इसे हम एवरेज भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट की हाइट्स का डेटा है. Here you can see the heights of students are given. ठीक है, so many students heights are given. Now in order to find the mean of these heights, we need to add them. पहले हम ये चेक करेंगे कि डेटा में कितनी वैल्यूज है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सबको ऐड करके वी हैव टू डिवाइड इट बाय 9, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड यहाँ से हमारा टोटल आया 912. When divided by 9 gives the answer as 101.33 सेंटीमीटर. तो ये जो हमारे पास फाइनल आंसर निकला, दिस इज द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा, और इसे ही हम क्या कहते हैं? मीन. अब मीन हमारी सुटेबल चॉइस उस केस में नहीं होती अगर आपके डेटा में आउटलायर्स होते हैं. अब आउटलायर्स का क्या मतलब है? या तो आपने जो डेटा लिया हुआ है उससे बहुत छोटा डेटा है, स्मॉल वैल्यू है, या फिर उससे बहुत बड़ी वैल्यू है, एक्सेप्शनली लार्ज और अ स्मॉल वैल्यू इन कंपैरिजन टू द अदर वैल्यूज ऑफ डेटा. तो इसके लिए यहाँ पे इसे एरर कंसीडर किया जाता है, और अगर हम उन वैल्यूज़ को लेते हैं मीन कैलकुलेट करने में, तो उसकी वजह से हमारे एवरेज पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज, सपोज मान लीजिए 90 से पहले आपका बहुत छोटा डेटा है 30, या फिर 110 से आपका बहुत बड़ा डेटा है 150. अगर हम इनको इंक्लूड करके मीन निकालते हैं तो हमारे एवरेज में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा. तो इसके लिए हम इन एक्सेप्शनली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज को अपने डेटा से रिमूव कर देते हैं, ताकि वी कैन फाइंड अ प्रॉपर मीन ऑफ दोस वैल्यूज. ठीक है, सो हमने कैसे कैलकुलेट किया? जो भी हमें डेटा दिया हुआ है सबको ऐड किया, और जितनी वैल्यूज हैं उसे डिवाइड करके वी हैव गॉट द आंसर ऑफ मीन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडियन. सो मीडियन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अभी आपने देखा कि हमारे पास ये डेटा था, दीज आर द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ये जो डेटा हमें गिवन है, सबसे पहले वी नीड टू अरेंज देम आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जब आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो इस डेटा की जो मिडल वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? मीडियन. अगर हमारे डेटा में ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो दोनों साइड से जो बीच की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगी. लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज होंगी जो मिडल वैल्यूज होंगी, तो उससे हम मीडियन कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके उनका एवरेज निकालेंगे. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे हमारे पास डेटा है, अगेन द सेम डेटा, दैट इज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड हियर टोटल वैल्यूज वी आर हैविंग इज 9. सबसे पहले हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. 85 90 90 100 102, 3 टाइम्स 110 एंड देन 115. अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, और अगर हम पीछे से देखें 1 2 3 4
एंड 5। तो ये जो 5 पोजीशन है ये मेरा आगे और पीछे दोनों साइड से सेम आ रही है। सो 5 पोजीशन पे आई एम हैविंग द वैल्यू एज 102। तो इस केस में 102 हमारा क्या बन गया, मीडियन। बिकॉज इसमें यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या थी, ऑड नंबर, तो उसमें एक ही हमारी मिडिल वैल्यू बनेगी। तो मीडियन ने क्या किया, एक्चुअल एक सेंट्रल वैल्यू हमें बताई जहां से डेटा हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो, एक 102 से पहले 4 वैल्यूज और एक 102 के बाद 4 वैल्यूज। ठीक है, अब ये तो है क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डेटा है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक और डेटा होता, सपोज 116 होता, ठीक है, 110 के बाद हमारे पास एक और डेटा होता 116। तो इस केस में हमारी जो मिडल वैल्यू होती वो कौन सी बनती, अगर हम यहाँ पे 116 एंटर कर दें तो फिफ्थ पोजीशन हमारी यहाँ पे आती, ठीक है, और स्टार्टिंग से फिफ्थ पोजीशन हमारी यहाँ पे आती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते, दैट इज 102 प्लस 110। दोनों को ऐड करके हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, व्हाट आंसर यू विल गेट, 102 प्लस 110, इट बिकम्स 212 divided by 2, which becomes 106। तो उस केस में हमारा मीडियन आता है 106 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए यू हैव टू सॉर्ट द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपको ये चेक करना है कि आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो दोनों साइड से जो बीच की वैल्यू होगी दैट विल बिकम योर मीडियन, और अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो जो आपकी मिडिल वैल्यूज बन रही हैं आपके अकॉर्डिंग, उन दोनों को आप ऐड करके उसका एवरेज निकाल देंगे, दैट इज 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। Now median represents the central value at which the given data is divided into two equal parts. मीडियन हमें क्या बताता है, एक सेंट्रल वैल्यू बताता है, सेंट्रल वैल्यू बीच की वैल्यू जिससे कि हमारा डेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब थर्ड जो है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मोड। एंड मोड क्या होता है, हमारे डेटा में जो भी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है दैट इज नोन एज मोड। ठीक है, इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन द गिवन डेटा। हमारे डेटा में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, उसमें उनकी वैल्यूज की अकरेंस कितनी बार है, वो वैल्यू कितनी बार आ रही है। अ डेटा सेट हैज नो मोड इफ ईच वैल्यू अकर्स ओनली वन। अगर मेरे डेटा में सारी वैल्यू सिर्फ एक एक बार आ रही है, जैसे मान लीजिए मेरा डेटा है 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक से ज्यादा बार आ रही है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, तो इस केस में मेरे पास मोड होगा ही। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो 4 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इस केस में मेरा मोड हो जाएगा 4। और सॉर्ट करना सिर्फ हमें मीडियन में करना होता है, बाकी मीन या मीडियन में रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा को सॉर्ट करने की। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि डेटा में एक से ज़्यादा वैल्यूज ऐसी हों जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही, जैसे कि यहाँ पे 4 दो बार आ रहा है, हो सकता है 2 भी दो बार आ रहा हो, तो उस केस में हमारे डेटा के मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं। जैसे कि इस डेटा के अंदर 2 is coming 2 times and 4 is also coming 2 times. So in this case the mode will be 2 and 4. There will be multiple modes. और इसके अलावा कोई और वैल्यू भी अगर एक से ज़्यादा होती है तो उस केस में वो भी आपका क्या हो सकता है, वो भी आपका मोड बन सकता है। ठीक है, अब मोड को आप न्यूमेरिक डेटा एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डेटा के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि मोड का मतलब क्या है कि हमारे डेटा में जो भी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है। जैसे कि अगर मैं क्लासेस, एक स्कूल में क्लासेस हैं फर्स्ट टू ट्वेल्थ, ठीक है, फर्स्ट टू ट्वेल्थ लें, वो तो आपका चलो न्यूमेरिक डेटा हो गया, या फिर मैं स्टूडेंट के नेम्स ले लूँ, तो उस केस में अगर किसी बच्चे का नेम मेरे डेटा में बहुत बार आ रहा है, रिपीटेडली बार बार आ रहा है, तो जिसका नेम सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो डेटा का मोड हो जाएगा। लेकिन क्या हम उसमें मीडियन निकाल सकते हैं, क्या हम उसमें सेंट्रल वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम डेटा का एवरेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम दो नेम्स को ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिमिलरली हम सारे नेम्स को ऐड करके उनका एवरेज नहीं निकाल पाएंगे मीन के लिए। तो मोड जो है वो आपका न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन मीन और मीडियन जो है वो सिर्फ आपके न्यूमेरिक डेटा पे वर्क करेंगे। ठीक है, नाउ अब मोड की अगर हम इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन डेटा ऑफ स्टूडेंट्स हाइट है, एंड इसके अंदर यहाँ पे देखिए 110 इज कमिंग 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, और 100 जो है वो एक बार है, 92 टाइम्स है, तो सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आ रहा है 110। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 3 विच इज़ लार्जर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ द वैल्यूज।
तो इसलिए हमारे पास इस डेटा के अकॉर्डिंग जो मोड बना दैट इज 110. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मोड. नाउ जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे कि हम डेटा की प्रोसेसिंग को डेटा को प्रोसेस करते हैं, जो नेक्स्ट टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं दैट इज मेजर ऑफ सैंपल वेरिएबिलिटी. अब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ द वैल्यूज अराउंड द मीन. जो हमारा मीन आया है डेटा का या जो एवरेज आया है उसके अराउंड हमारा डेटा कितना वैरी करता है या कितना स्प्रेड हुआ है, दैट इज नोन एज मेजर ऑफ सैंपल वेरिएबिलिटी. और इसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं, जो कि डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी को शो करता है कि हमारे मीन से हमारा डेटा कितना सेपरेटेड है या कितना स्प्रेड है. ठीक है, अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इट इंडिकेट्स द डिफरेंस विद इन द ग्रुप एंड टू डिफरेंट डेटा सेट्स का सेम मीन मीडियन और मोड हो सकता है, लेकिन जो लेवल ऑफ डिस्पर्जन होगा या जो वेरिएबिलिटी होगी वो आपकी हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी. मीन मीडियन मोड सेम हो सकता है लेकिन जो सेंट्रल वेरिएबिलिटी है या जो वेरिएशन है वो हमेशा क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज रेंज एंड अदर इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. अब रेंज क्या है? रेंज इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द डेटा. जो हमारे पास डेटा है उसके मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस है. ठीक है, एंड इसे हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है किसी एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा हो सकती है, किसी की सबसे कम हो सकती है. तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमें पता लग सकता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द सैलरीज. सेम वे क्लास में जो स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं किसी के सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के सबसे कम हो सकते हैं और बीच के भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करना है तो वी विल गेट द रेंज. सेम इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ टॉयज. ठीक है, अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द रेंज, अगेन हमारे पास डेटा है स्टूडेंट्स का हाइट का. अब इसमें मिनिमम हाइट देखिए वी आर हैविंग इज 85, दिस इज द मिनिमम हाइट, लोवेस्ट हाइट. ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो दैट इज 150, दैट इज हाईएस्ट. तो रेंज कैसे है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. ठीक है, दिस इज लोएस्ट एंड दिस इज हाईएस्ट. तो हमने 115 में से 85 को माइनस करना है एंड व्हेन वी do the difference between these two numbers we'll get the answer as 30 centimeter. So जो हमारे पास डेटा है उसकी रेंज क्या हुई, that is 30 centimeter. Difference between the highest value and the lowest value. अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की. नेक्स्ट जो टेक्निक है, नेक्स्ट जो मेजर ऑफ वेरिएशन है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. इसका मतलब होता है डिफरेंस विद इन द ग्रुप और सेट ऑफ डेटा ऑफ अ वेरिएबल. जो हमारे पास बहुत सारे डेटा दे रखे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है वेरिएबल्स के बीच में या फिर ग्रुप में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि रेंज जो है वो दो एक्सट्रीम वैल्यूज को यूज़ करती है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट. लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन होती है तो इस सारे डेटा को कंसीडर करके चलता है. रेंज में क्या होता है, ओनली द टू एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब एक सबसे कम एक सबसे ज़्यादा. लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो सारे डेटा को कंसीडर करके चलेगा. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है. अच्छा, it is calculated as positive square root of the average of the square difference of each value from the mean value of the data. अब इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहले इसकी जो मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होती है, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमने समीशन का साइन लगाया, i इक्वल्स टू 1 to n. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. एन है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. जैसे कि यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है तो ये हाइट हमारे पास टोटल कितनी है, 9 है. ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार एंड एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. तो x क्या है, दैट इज जो हमारे वैल्यू है पहली वैल्यू 90, और x बार क्या है, जब हमने इन सारी हाइट्स का मीन निकाल दिया, सबको ऐड किया था, हमने मीन निकाला था. देखो यहाँ पे मीन हमारा निकला था 101.3. मीन पे जाते हैं वापस, हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारा जो मीन था वो निकला था 101.3. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे वापस आए तो यहाँ पे जो हमारा x माइनस एक्स बार है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 90 माइनस जो हमारा यहाँ से आया है मीन दैट इज 101.333. ठीक है, अगर हम 101.33 में से 90 को माइनस करते हैं
तो व्हाट आंसर वी विल गेट -11.33। ऐसे ही 102 माइनस जो हमारा मीन आया था 101.33, हमारा आंसर आएगा 0.67। ऐसे करके हमारे पास जो भी डेटा था हमने सबकी वैल्यू निकाल दी x माइनस एक्स बार। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ये निकाल दिया, इन सबको ऐड कर दिया, कहीं पे नेगेटिव साइन है कहीं पे पॉजिटिव साइन है, तो सॉल्व करके आया कितना आंसर 0.03। उसके बाद इन सबका स्क्वायर निकाला, जैसे -11.33 का स्क्वायर है 128.37, ठीक है, सबके स्क्वायर निकाल दिए। स्क्वायर करने के बाद हमने इनका भी समीशन कर दिया, यानी कि इन सबकी वैल्यूज को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐड करने के बाद आपके पास क्या आया, आपके पास यहाँ पे आया 938, ठीक है। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, n से, n यानी कि आपके टोटल हाइट्स जो आपको दे रखी है या डेटा आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, आपने इसको किससे डिवाइड किया, 9 से, एंड यू गेट द आंसर एज 104.22, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, देखो 104.22 है और 10 10 का 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 104 का अराउंड 10 के मतलब 10 के अराउंड आएगा, तो दैट इज कमिंग 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू। स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू, सभी वैल्यू का जो स्क्वायर्ड डिफरेंस है किसमें से, मीन में से। जो मीन है हमारा वो क्या है, एक्स बार जो है वो मीन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और जो एक्स है हमारी वैल्यू है, तो वैल्यू में से हमने मीन को माइनस किया और इसका स्क्वायर कर दिया, एंड इसका हमने फिर क्या निकाला, एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज 9, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब कि ये साइन हो गया, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस, एवरेज करना है तो जितनी वैल्यूज है उसे डिवाइड किया, जैसे 9 है, ठीक है। स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा, तो हमने कहा x माइनस एक्स बार, स्क्वायर्ड डिफरेंस लिखा है तो हमने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। और जो स्मॉलर वैल्यूज होंगी मीन्स डेटा लेस स्प्रेड है, और लार्जर वैल्यू का मतलब है डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइडेड बाय n आया हुआ है, एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर एंड देन वी हैव द स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे हमने इन सबको ऐड करके इनका समीशन कर दिया, यहाँ पे हमने इसके स्क्वायर का समीशन कर दिया, एंड व्हेन वी डिवाइडेड इट बाय 9 हमारा आंसर आया 104.22, स्क्वायर रूट निकालने पे वी गेट द आंसर एज 10.2, ठीक है। सो दिस इज द मेजर ऑफ द, यू कैन से सेंट्रल वेरिएबिलिटी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, ठीक है। इसमें एक चीज होती है वेरिएंस भी होता है, जो वेरिएशन बताता है डेटा कितना वेरी कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है इस तरह से चेंज हो जाता है, सिग्मा के प्लेस पे सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, और ये जो स्क्वायर रूट है दैट गेट्स इरेज्ड, ये हट जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसेस द डेटा यूजिंग द टू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो कि आपने अभी पढ़ा, दैट इज योर टू मेथड्स। One is the measure of central tendency and the another is the measure of variability. So I hope students the topics of understanding data unit are clear to all of you. With this we have finished the part 2 of this unit and this topic also. And if this video has helped you, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. You can also provide me the feedback in the comment section regarding this video. And I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.